हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग देखें जरा, इसको बोलते हैं वर्धमान व ह्रासमान। वर्धमान व ह्रासमान, ये देखें जरा। अच्छा टॉपिक है ये। इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करें, हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू आर, इसके बारे में जरा चर्चा करें। तो हमने क्या किया, x की कुछ नेगेटिव वैल्यू ली। x की कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए जरा। मान लीजिए ये x है, ये y है। y या एफ एक्स एक ही बात है। x की वैल्यू आपने -2 ली, -2, तो y कितना आएगा 4। x की वैल्यू ली -3/2, तो y आएगा 9/4। x की वैल्यू ली आपने -1, तो ये आएगा 1। ये ली वैल्यू -1/2, तो ये आएगा 1/4। ये वैल्यू ली 0, तो ये आया 0। ये x की आपने नेगेटिव वैल्यू ली। अब जरा x की पॉजिटिव वैल्यूओं की बात करें हम, देखें जरा। ये x, ये y, ये मान लो हमने हाफ लिया, तो ये वैल्यू देगा 1/4। ये 1 लिया तो 1 देगा। 3/2 लिया तो 9/4 देगा। 2 लिया तो 4 देगा। इन सब वैल्यूज को हम ग्राफ पे यदि ड्रॉ करें, तो ग्राफ पे ड्रॉ करें जरा। देखिए, ये तो सबको पता है कि ये पैराबोला है। ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, एफ एक्स, या हम इसको कहें वाई वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये अपवर्ड पैराबोला है, ये ऊपर की तरफ खुलने वाला पैराबोला है। इस तरीके से खुलेगा ये। अब जरा हम इसमें देखें, तो यहां पर मान लीजिए x की वैल्यू है -2। जब -2 वैल्यू है तो ये हाइट y की 4 है, ये जो डिस्टेंस है वो 4 है। ये तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो गए -2, 4। अब जरा -3/2, तो -3/2 यहाँ कहीं होगी। -3/2 रखने पे ये 9/4, 9/4 का मतलब 2.25 आया। तो इससे लगभग थोड़ी कम दूरी होगी ये डिस्टेंस है 2.25। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो गए -3/2 और 2.25। इसी तरीके से -1 लें तो -1 पे 1, ये वाली डिस्टेंस बना गई। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हुए 1, 1, और 0 पे तो आपका 0 है ही। अब जरा राइट साइड की बात करें, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए 1 है, ये हाफ है, ये हाफ वैल्यू है, तो ये वैल्यू 1/4। ये वैल्यू 1, तो ये 1। यहाँ के कोऑर्डिनेट 1, 1, यहाँ के हाफ और 1/4। फिर यहाँ पे हम देख लें 3/2 प्लस का, तो 9/4, ये वाली डिस्टेंस है 9/4। यहाँ के कोऑर्डिनेट आए 3/2, 9/4। अब वैल्यू लिया आपने 2, 2 से आ गया 4। तो ये आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु के बाईं तरफ की बात करें और दाईं तरफ की, पहले जो हमने बात की है वो बाईं तरफ, ये मूल बिंदु के बाईं ओर है।
ये सभी मान मूल बिंदु के बाईं ओर हैं, और ये वाले जो मान हैं इनकी बात करें, यह या ये सभी मान मूल बिंदु के दाईं ओर है। राइट साइड टू ओरिजिन, और ये लेफ्ट टू ओरिजिन। अब इस ग्राफ को यदि आप ठीक से देखें तो यहां हमने देखा कि x की वैल्यू -2 है, फिर -3/2 है, -1 है, 0 है, तो ये x की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन y की वैल्यू पहले 4 थी, फिर 2.25 हुई, फिर 1 हुई, फिर यहाँ पे आके 0 हो गई। हम जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं तो y का मान घट रहा है, यही चीज हमको देखनी है मेनली। तो अब जरा देखें, तो मूल बिंदु के बाईं ओर की बात अब अभी हम करेंगे। और दाईं ओर, बाईं ओर और दाईं ओर दोनों को करेंगे अभी हम। मूल बिंदु के बाईं ओर, लेफ्ट टू ओरिजिन, और मूल बिंदु के दाईं ओर, राइट टू ओरिजिन। अब आपको मूल बिंदु के बाईं ओर की बात करें तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे जैसे x -2 से 0 तक बढ़ रहा है, लेकिन y घट रहा है। As x increases, y decreases। मतलब x बढ़े लेकिन y घटे, उसे ह्रासमान फलन कहते हैं, कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब दाईं ओर की तरफ देखिए जरा, इधर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे x बढ़ाते हैं तो y भी बढ़ता है। अतः मूल बिंदु के दाईं ओर फलन वर्धमान है। As x increases, y also increases।
it is called increasing function. कुछ समझ में आया? इतने पोर्शन में x बढ़ा लेकिन y धीरे धीरे कम होता गया। इतने पोर्शन में x बढ़ा लेकिन y हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। तो सीधे सीधे मतलब हो गया कि x बढ़े y भी बढ़े तो वृद्धिमान, यदि x बढ़े लेकिन y घटे, यदि उल्टा हो तो फलन होता है ह्रासमान। तो ये वाला जो पोर्शन है इतने वाला, ये जो है ह्रासमान है। डिक्रीजिंग है ये, केवल इतने की बात की हमने। और इतना यहां इधर इधर की बात करें, ये वाला ये वर्धमान है। वर्धमान केवल इस साइड में है। और थोड़ा आगे चलें। अब यदि पूरे वक्र की बात करें, पूरे की, तो पूरे में घटा भी है और बढ़ा भी है। तो पूरे वक्र में फलन पहले घटा है फिर बढ़ा है। अतः पूरा वक्र न वर्धमान है न ह्रासमान है। पूरे वक्र की यदि बात करें, फुल वक्र, फुल कर्व is neither increasing nor decreasing। और जरा समझें इसको ग्राफ से ही, ग्राफ से समझने का प्रयास करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन या वर्धमान फलन क्या होता है? यदि x1 से x2 बड़ा है तथा fx1 से fx2 भी बड़ा हो तो फलन वर्धमान होगा। then function will be increasing। देखें जरा, ये कोई मान लीजिए ग्राफ है इस तरीके से, तो यहाँ x1 है, ये x1 है और ये x2 है। देखिए x1 से x2 बड़ा है और ये जो डिस्टेंस है ये fx1 है और ये यहां से यहां तक fx2 है। यहां हम देख रहे हैं, यहाँ के कोऑर्डिनेट हुए
x2 कॉमा fx2 और ये है x1 कॉमा fx1। x1 से x2 बड़ा है और fx1 से भी fx2 बड़ा है, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फलन वृद्धिमान होगा। आप देख रहे हैं इस फलन में वैसे भी परिभाषा के हिसाब से जैसे जैसे x बढ़ रहा है y बढ़ता ही जा रहा है। देखिए यहाँ पर y इतना था, फिर धीरे 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 करके y कम होता जा रहा है। यहाँ पर ये y नेगेटिव में कम हुआ, फिर पॉजिटिव में आ गया। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y बढ़ भी रहा है। और दूसरा यदि हम देखें तो इस फलन पर कहीं भी यदि आप स्लोप निकालोगे तो क्या होगा, इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जो f डैश x है वो 0 से बड़ा ही होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी वृद्धिमान फलन है तो उसके लिए ये जरूरी है। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरीके से अब डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। तो डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसमें ह्रास हो रहा होता है। यदि x1 तो x2 से बड़ा है लेकिन ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाए तो फलन को हम ह्रासमान फलन कहते हैं। तो फलन विल बी डिक्रीजिंग। इसको यदि ग्राफिकली यदि हम देखें मान लीजिए कोई फलन आपका इस तरीके का है, तो यहां पे मान लीजिए ये x1 है और ये x2 है। x1 से तो x2 बड़ा है, x1 से x2 बड़ा है, लेकिन ये fx1 है और ये वाली डिस्टेंस जो है वो fx2 है। fx1 उल्टा हो गया है, यानी इनइक्वलिटी चेंज हो गई। अब यदि इस पे ढाल या प्रवणता निकालें हम तो देखिए इसका एंगल जो है 90 से बड़ा है, तो एफ डैश एक्स आएगा tan थीटा और थीटा है मोर देन 90, इसलिए नेगेटिव आएगा। यानी एफ डैश एक्स 0 से छोटा होना चाहिए आसमान के लिए। आसमान के लिए जरूरी है 90, जैसे इसको थीटा को 0 और 90 के बीच में कह दें तो और ज्यादा अच्छा है। 90 और 180 के बीच में, मतलब ये वाला जो एंगल है ये। तो एफ डैश एक्स यदि नेगेटिव आए तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग होने के लिए ये जरूरी है। जैसे ही क्वेश्चन में डिक्रीजिंग आएगा तो ये आपको करना ही पड़ेगा। अब देखें कांस्टेंट फंक्शन या अचर फलन देखें। अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन fx1 से fx2 ज्यादा हो लेकिन fx1 बराबर fx2 हो, तो वह अचर फलन अचर फलन कैसा होता है देखिए जरा। तो अचर फलन में तो लाइन सीधी होगी,
इस तरीके से मान लीजिए है। तो अब इसमें ये x1 है और ये x2 है, तो ये fx1 आ गया वाला और ये fx2 आ गया। इसकी स्लोप या प्रवणता की बात करें, ये तो x एक्स के पैरेलल है, इसलिए f डैश x 0 आएगा। तो ये किसके लिए कंडीशन? कांस्टेंट फंक्शन के लिए है। अचर फलन के लिए शर्त है ये। हम जरा आगे चलते हैं। हम जानते हैं fx1 माइनस fx2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू f डैश c। मध्यमान प्रमेय से, मध्यमान प्रमेय से मीन थ्योरम। जब x1 से x2 बड़ा है और f डैश c 0 से बड़ा है, तो fx1 माइनस fx2 भी 0 से बड़ा ही होगा, अर्थात fx1 बड़ा होगा fx2 से। तो यदि ये वाली बात करें हम, तो f डैश c, अब ये आपका इसकी यदि बात करें तो x2 यदि बड़ा है, x2 बड़ा है, तो ये आपका पॉजिटिव और ये मान लीजिए आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव को यदि आप कर दोगे तो फिर ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इस तरीके से मध्यमान प्रमेय से भी आप इसको देख सकते हैं। अब यदि किसी अंतराल की बात करें हम, अंतराल में यदि हम चले, किसी भी अंतराल में यदि हम चले, किसी अंतराल ए बी में f डैश x 0 से बड़ा है, then increasing फंक्शन को फलन वर्धमान होगा। ए और बी के बीच की बात है ये। इसी तरीके से f डैश x 0 से छोटा हो, then it is called decreasing function। तो फलन ह्रासमान होगा। f डैश x यदि 0 आ जाए, then it is called constant function। तो फलन अचर होगा।
इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको रियल लाइन डायग्राम आना चाहिए। रियल लाइन डायग्राम यदि आपको आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रियल लाइन डायग्राम क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन और देख लें। मान लीजिए एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू है। अब मान लीजिए मैं कहूं कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, तो आप इसको पहले लाइन पर ड्रॉ करिए, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी। इसके रखने से 0 आएगा, यहाँ इसके रखने से 1 आएगा, इसके रखने से 2 आएगा। यदि इसके सामने प्लस लगाए तो यहां से प्लस से शुरुआत करनी है, प्लस माइनस। तो जो प्लस है उस पोर्शन में तो ये वृद्धिमान है, एफ डैश एक्स जहां धनात्मक आएगा ये तो वृद्धिमान वाले पोर्शन है, इस पोर्शन में ये रहेगा वृद्धिमान, इस पोर्शन में भी वृद्धिमान होगा, इसमें ह्रासमान होगा, इसमें भी ह्रासमान रहेगा। वृद्धिमान का मतलब ये पूरा पोर्शन है, ये पूरे बीच वाले पोर्शनों की बात कर रहे हैं। यदि आगे नेगेटिव लगा होता, मान लो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस आगे एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, तो लाइन पर ड्रॉ करेंगे इसको, ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, तो ये 1 आएगा और 1 2 आएगा। आगे माइनस लगा है इसलिए इसकी शुरुआत प्लस की बजाय माइनस से होगी, तो माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब क्या है, इसमें कितने पोर्शन में वर्धमान रहेगा, ये वृद्धिमान रहेगा ये, और इसमें ह्रासमान रहेगा, इसमें भी ह्रासमान रहेगा। तो कोई फंक्शन है उसका एफ डैश एक्स निकालें, जिस पोर्शन में पॉजिटिव रहेगा वो वृद्धिमान रहेगा, जिस पोर्शन में नेगेटिव रहेगा वो ह्रासमान रहेगा। इसी तरीके से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस वाले टॉपिक में आपको केवल और केवल अवकलन करना है, और अवकलन करने के बाद ये देखना है कि वो फलन उस दौरान धनात्मक वैल्यू देगा या ऋणात्मक। यदि धनात्मक देगा तो वृद्धिमान है, अन्यथा ह्रासमान है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, इसका यदि अवकलन करें तो e की पावर x आएगा, और हमने बताया था कि e की पावर x सदैव पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब e की एफ डैश एक्स हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, तो यह वृद्धिमान या इंक्रीजिंग है। दूसरा एग्जांपल देखें। मान लो आपका एफ एक्स दिया है e की पावर माइनस एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालो कितना आएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स। और e की पावर माइनस एक्स जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, और लेकिन इसके आगे नेगेटिव लगा मतलब नेगेटिव आ गया फाइनली। तो एफ डैश एक्स नेगेटिव आया मतलब 0 से छोटा है, इसका मतलब कैसा है, ये डिक्रीजिंग है, ये ह्रासमान है। इसका ग्राफ देखें, y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, तो देखिए वृद्धिमान है। और y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का यदि आप ग्राफ देखें तो ये होता है। तो ये वृद्धिमान फलन है, ये ह्रासमान है। ये वृद्धिमान है, ये ह्रासमान है। ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग। तो सो सिंपल थ्योरी है इसकी, बस अवकलन कर लीजिए और जो पर्टिकुलर इंटरवल है उसके लिए देखिए, धनात्मक देता है तो वृद्धिमान है,
और ऋणात्मक देता है तो आसमान है। ये है इसका। ठीक है, अब आज का जरा होमवर्क नोट कर लें। पहले जो आपको होमवर्क में दिया गया है उसको देख लें। एक ये कोई सीढ़ी है, 17 मीटर है ये, ठीक है, ये 15 मीटर है, तो ये आपका आ गया 8 मीटर पाइथागोरस से। और ये आपको कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस मान लीजिए x है और ये y है, तो dx बाई डी टी आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर मतलब 289। तो अब अवकलन कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 2x dx अपॉन डी टी, ये आएगा 2y dy अपॉन डी टी बराबर 0। तो वैल्यू रख दीजिए, दो तो कट ही जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 15, dx बटे dt आपको दिया हुआ है, y कितना है 8, तो dy बाई dt आप इससे निकाल सकते हैं। तो dy बाई dt कितना आएगा, माइनस में आएगा 22.5 डिवाइड बाई 8, ये आया। ये इस रेट से आपका जब ये ऐसे जाएगा तो ये नीचे आएगा, ठीक है। और ये बढ़ रहा है इसलिए धनात्मक था, और ये घट रहा है इसलिए ऋणात्मक है। तो ये जो ऋणात्मक चिन्ह है वो घटने को बता रहा है, तो ये जो नेगेटिव साइन है वो घटना प्रदर्शित कर रहा है। नेगेटिव साइन shows डिक्रीमेंट, डिक्रीजिंग, घट रहा है, ठीक है। तो आज का होमवर्क ये है। एक शंक्वाकार आकृति के कीप के आधार में शीर्ष पर सूक्ष्म छेद से 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की एक समान दर से पानी बूंद बूंद टपक रहा है। पानी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई
घटने की दर याद कीजिए। जबकि पानी की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा कीप का ऊर्ध्वाधर शीर्ष कोण 60 डिग्री है। ए conical vessel a hole water is dropping at 8 centimeter cube per second by drops. Find rate of decrease of plant height if plant height is 4 centimeter and semi vertical 60 डिग्री। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।